हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति सुमन एंड यू आर वाचिंग बिहारी बैकबेंचर्स। आज से हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ आपको वीडियोस के बाद वहाँ क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली जो क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक है, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, ये जो हमारी है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड, इसमें बेसिकली हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट में, या किस किस फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है। बेसिकली ये ज्योग्राफी का वो पार्ट है जो ह्यूमन से रिलेटेड है, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगी। तो इन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसके दो नाम हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज क्या हैं? आपको अगर आप याद करें तो आप सुबह से मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि सुबह से आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, तो आपके दिमाग में कई सारी एक्टिविटीज़ आएंगी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है मेरा कि उन एक्टिविटीज़ के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे आपको भूख लगी होगी तो खाना खाने के लिए आपको फूड की ज़रूरत पड़ी होगी, खाने की ज़रूरत पड़ी होगी। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको शायद बुक, कॉपी या फिर मोबाइल की ज़रूरत पड़ी होगी। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यही आपके रिसोर्सेज हैं। अब इसके डेफिनेशन की ओर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें, हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, विच फुलफिल आवर नीड। सो एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच फुलफिल आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। लेकिन रिसोर्सेज ये तो है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है कि इसका डेफिनेशन क्या लिखना है या इसका फुल फ्लेजेड डेफिनेशन क्या होगा, तो एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड। इसमें 3 कंडीशंस हैं। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली फीजिबल होना या कल्चरली एक्सेप्टेबल होना। हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई एक ऐसा गैजेट दे दिया जाता है या कोई एक रोबोट दे दिया जाता है जो कि शायद मेरी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, जैसे कि वो मेरे घर के कामों को कर सकता है या अदर एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सकता है, बट आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट। या मेरे घर में कोई ऐसा सामान रखा है जो कि मेरी किसी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा चीज़ है जिसे मैं खा के अपनी भूख मिटा सकती हूँ, बट आई डोंट नो हाउ टू कुक इट, आई डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। ओके, तो एट दैट पॉइंट वो क्या है, हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो जाता। सो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना ज़रूरी है, यानी कि हमारे पास हमें पता होना चाहिए वो प्रोसेस कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल होना क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर से मार्केट 3-4 किलोमीटर दूर है, मुझे मार्केट जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए। तो अगर मैं उस मार्केट में हेलीकॉप्टर से जाऊं, क्या ये थोड़ा अटपटा साउंड करता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि 3-4 किलोमीटर के लिए हेलीकॉप्टर से जाना मेरे लिए सही नहीं होगा। क्यों? खर्च बहुत ज़्यादा आएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ये टाइम और खर्च के पर्सपेक्टिव से मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। तो उससे बेटर होगा कि मैं साइकिल से प्रेफर करूं या पैदल प्रेफर करूं मार्केट जाना। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है उससे मैं जा सकती हूँ, मेरी नीड फुलफिल हो सकती है, बट दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल। वो टाइम या मनी के हिसाब से वो मेरे लिए क्या है, फिजिबल नहीं है। द नेक्स्ट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। कि कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या होता है? कोई रिसोर्सेज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो गया, यानी कि हमें उसे यूज़ करने का तरीका पता है। इकोनॉमिकली फीजिबल है, यानी कि वो हमारे बजट में है, वी कैन यूज़ इट। देन थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। हम लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ आसपास लोग रहते हैं और उनका एक कल्चर है, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है घर में और उसको बाहर जाना है एंड ही नीड सम क्लोथ्स। उसको कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, पर वो अपने पूरे घर में देखता है उसे साड़ी के अलावा पूरे घर में कुछ नहीं मिलता है। ही कैन नॉट यूज़ इट। साड़ी इज़ अ क्लोथ, पर ही कैन नॉट यूज़ इट टू वेयर। वो बाहर नहीं जा सकता बिकॉज कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे कल्चर में डिफरेंट ड्रेसेस हैं अलग अलग लोगों के लिए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है उसके लिए, वो यूज़ नहीं कर सकता है। सो रिसोर्स का पूरा डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड to fulfill our need provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। तो ये है आपका रिसोर्स का डेफिनेशन और ये होता है आपका रिसोर्स। फिर जो हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डेवलपमेंट,
कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो जब आप किसी भी चीज़ में बेहतर करते हैं, हो सकता है आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए, तो वो आपका डेवलपमेंट कहलाता है। तो हम बेहतर लाइफस्टाइल या बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारी ज़रूरतों को पूरा करना होता है और उसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो थ्रू रिसोर्सेज हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। तो क्या सिर्फ ये इतना ही है कि हमें रिसोर्सेज मिल गया और हम लोग डेवलप कर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ रिसोर्सेज मिल जाने से अगर डेवलप कर जाते तो हर जगह रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो सारे लोगों, किन्हीं भी लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो ये क्या है, तो एक्चुअली देयर इज अ रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप है 3 चीज़ों में, जिसके सेंटर में ह्यूमन है। बेहतर तरीके से समझें कि रिसोर्सेज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिसोर्स बनता कैसे है। तो जब वी ह्यूमन जो है, हम लोग जो है, जब उसको यूज़ करते हैं, वो जब हमारे काम में आता है तभी वो रिसोर्स कहलाता है। अगर वो हमारे काम में ना आए तो वो एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट है, रिसोर्स नहीं होता। तो इस रिलेशनशिप में हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो है, हम लोग जो है, वो सेंटर में होते हैं और 3 चीज़ें हैं जिनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है। तो वो 3 चीज़ें क्या है? फर्स्ट इज फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी नेचर। फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे आसपास जो आपको दिखती हैं, पेड़ पौधे या जो भी आपको नेचुरल चीज़ें दिखती हैं, दैट इज़ फिजिकल इन्वायरमेंट। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशंस। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, वो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, तो उसमें क्या है, फ्रूट्स लगे हैं, तो हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत होगी, एक नॉलेज की, एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, जिसके थ्रू हम क्या करें, फ्रूट्स को एक्सेस कर सकें, उस फ्रूट्स को तोड़ सकें या उसको यूज़ कर सकें। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, और फिर वो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, यानी कि सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो इंटर रिलेशनशिप है और इसी के थ्रू जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली रिसोर्सेज बनते हैं। फॉलोइंग आवर NCERT बुक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्सेज, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स होता है, एक मैन मेड रिसोर्सेज होता है, यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमें नेचर से मिलते हैं, जिन्हें हम लोग नहीं बनाते हैं, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ये क्या है, हमें नेचर से मिले, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। आपने नहीं सुना होगा कि कहीं पे कोई लोग माउंटेन बना रहे हैं या रिवर्स बना रहे हैं, नहीं, बिकॉज दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, इसे हमने नहीं बनाया है। देन सेकेंड इज मैन मेड रिसोर्सेज, कि मैन मेड रिसोर्सेज क्या है, तो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये आपको पता है कि हम ह्यूमन ने बनाया है, और आप देखते होंगे कि लोग कहीं पे रोड्स बना रहे हैं, कहीं पे ब्रिजेस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। पर इस क्लास में हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि रिसोर्सेज को कई डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, और उसके बेसिस भी अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी स्टेट के लोग हैं तो उसको हम लोग डिफरेंट बेसिस पे बांट सकते हैं। जेंडर के बेसिस पे हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट प्लेसेस के, क्षेत्र के आधार पे भी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली रिसोर्सेज को डिफरेंट आधार पे, डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है रिसोर्सेज की। तो on the basis of origin of resources, there are 2 types of resources. First is biotic resources and second is abiotic resources. तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? जैसे इसका नाम है, इसमें आपको बायो वर्ड दिख रहा होगा, और बायो वर्ड जैसे ही आता है तो हमें लाइफ के बारे में थोड़ा दिमाग में आने लगता है, कुछ लाइफ से रिलेटेड होगा। Similarly, biotic resources are those resources which can be obtained from biosphere और life, जिसमें कि life होती है और biosphere से हमें मिलता है। बायोस्फीयर आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में कि ये क्या होता है, ये एक जोन होता है जहाँ पे कि आपके अदर जो डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इंटरैक्ट करते हैं और एक्चुअली यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो जो लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, हमें जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, दोज आर बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, जिसे हम फ्लोरा भी कह सकते हैं, देन फाउना, देन फिशरीज, ये सारे जो लोग हैं, जो फिशेज वगैरह, ये सारे क्या है, आपके बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। द नेक्स्ट इज एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक उसका उल्टा, अपोजिट, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कि बायोटिक नहीं है। तो अबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच डू नॉट हैव लाइफ और विच आर नॉट लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग रिसोर्सेज जो भी नहीं है वो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अगर आप बात करेंगे एग्जाम्पल्स की,
माउंटेन्स, रिवर्स, तो ये क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज है आपके। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें क्या है आपकी, एबायोटिक रिसोर्सेज है। तो फर्स्ट बेसिस था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें हमने बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज को देखा। द नेक्स्ट बेसिस इज कि दूसरा आधार क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होने के आधार पे, कि कुछ रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो जाते हैं या हो सकते हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो खत्म नहीं होंगे, अभी वो कंटिन्यूस मिल रहे हैं हमें, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के दो रिसोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसा नाम है, इसे रिन्यू किया जा सकता है या ये रिन्यू हो रहा है, ये एक टाइम पीरियड के साथ क्या होता है, ये रिन्यू हो सकता है, और जो चीज़ बार बार बनते चली जा रही है, रिन्यू होते चली जा रही है, वो खत्म नहीं होगी, तो ये एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो क्या होते हैं, रिन्यू होते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को अगर रिसोर्स की तरह यूज किया जाए तो ये भी क्या है, खत्म होने वाले नहीं है। सोलर एनर्जी है, ये भी क्या है, खत्म होने वाले नहीं है, डेली दिन होता है और हमें क्या होती है, सोलर एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। अब एक और बात है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस तरीके से, तो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल एंड सेकेंड इज कंटिन्यूअस और फ्लो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के दो प्रकार हैं, एक बायोलॉजिकल है, दूसरा कंटिन्यूअस और फ्लो है। बायोलॉजिकल क्या होता है, जिसमें कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लगता है, यानी कि वो रिन्यू तो होंगे, वो लगातार बनेंगे, पर एक थोड़ा सा टाइम पीरियड लेंगे। जैसे फॉरेस्ट या किसी ट्री का एग्जांपल दें तो एक ट्री है, ठीक है, लेकिन उस ट्री से, उस पेड़ से दूसरा पेड़ बनने में एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस लगता है, एक वक्त लगता है। तो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपका फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें जो क्या है, बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स में आएंगी। एंड सेकेंड इज कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस रिसोर्सेज भी कहते हैं, फ्लो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें कंटिन्यूअसली मिल रहा है, यानी कि उनमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं लग रहा, ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे सनलाइट, डेली आपका पता है कि जब सनराइज होता है उसके बाद क्या होती है, सनलाइट मिलनी शुरू हो जाती है, तो हमें सोलर एनर्जी फिर कंटिन्यूअस पूरे दिन मिलती है। विंड एनर्जी ये भी कंटिन्यूअस मिल रही है। तो दीज आर कंटिन्यूअस और फ्लो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हमने पहला देखा रिन्यूएबल रिसोर्स। देन सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो एक टाइम पीरियड के बाद वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो दोबारा बन नहीं रहा है, वो रिन्यू नहीं हो रहा है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी मिनरल्स हैं लाइक कोल्स, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर अगर बढ़ते हैं तो द थर्ड बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि उनका मालिक कौन होगा रिसोर्सेज का, या उन रिसोर्सेज को यूज करने का किसका हक है, किसके ओनरशिप में वो आएगा, कौन उसके ओनर होंगे, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया रिसोर्सेज को। सो द थर्ड बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें। इंडिविजुअल रिसोर्स जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा प्राइवेटली ओन्ड होता है, कोई एक इंडिविजुअल जब उसको ओन करता है किसी रिसोर्सेज को, दोज आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपके घर में फर्नीचर होगा, आपका मोबाइल फोन होगा, या फिर किसी आपका जो घर होगा वो आपकी फैमिली का होगा, या आपके फैमिली के मेंबर के किसी एक के नाम पे होगा, या जो आपके घर के फर्नीचर्स हैं, अगर फर्नीचर्स की बात करें तो उसके ओनर कौन है, आप हैं उसके ओनर। पड़ोसी आके आपके घर में ये नहीं कह सकते हम इसको यूज करेंगे, हम इसको ओनर है, नहीं, क्योंकि उसको आप ओन कर रहे हैं, उसके मालिक आप हैं। तो ओनरशिप के आधार पे जो फर्स्ट है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज प्राइवेटली ओन किए जाते हैं बाय पर्टिकुलर पर्सन और बाय एन इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। द सेकेंड इज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज जिनको एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक कम्युनिटी यूज करती है कंबाइंडली, या कम्युनिटी ओन करती है कंबाइंडली, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। विलेजेस की बात करें तो विलेज में तालाब होते हैं, तालाब, पोखर या पॉन्ड जिसको कहते हैं हम लोग,
उसमें क्या होता है, गांव के सारे लोग आते हैं, वहाँ पे गांव के कोई भी लोग उस पानी को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे पूजा के लिए, नहाने के लिए, या फिर जो आपके केटल्स वगैरह होते हैं उनको नहलाने वगैरह के लिए, तो गांव के सारे लोग यूज़ करते हैं। और उस पर जो हक होता है, उसके जो मालिक होते हैं वो पूरे गाँव के लोग होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, तो हम उसको कह सकते हैं। सिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो कोई पार्क हो सकता है, पब्लिक पार्क वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो उस लोकेलिटी में जितने लोग रह रहे हैं उसको सारे लोग यूज़ कर सकते हैं और सारे लोगों का उस पर क्या होता है, ओनरशिप होता है। तो हमने देखा कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। देन इसमें जो नेक्स्ट है वो है आपका नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि एक कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, एक नेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज हो जाएंगे। वैसे तो अगर हम बात करें नेशनल रिसोर्स की तो आपके दिमाग में शायद आ सकता है रेलवेज वगैरह, कि जो भी हमारा क्या है गवर्नमेंट के अंडर है, रेलवे वगैरह ये क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। बट टेक्निकली एक देश का जितना भी लैंड एरिया, टोटल लैंड एरिया, या फिर जितने भी अदर रिसोर्सेज है लाइक मिनरल्स या जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, ये सारे क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्स में ही आते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपके जो इंडिविजुअल रिसोर्स है या कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, नेशनल रिसोर्स के अंदर। कैसे? तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई प्राइवेट या इंडिविजुअल रिसोर्स होता है, या कम्युनिटी पार्क है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कम्युनिटी पार्क है, वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स है, पर उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी उसको यूज कर सकती है। एज अ कोविड सेंटर वहां पे बनाया जा सकता है, कैंप लगाया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है, तो वो उस पूरे नेशन के लोगों के लिए यूज हो रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो नेशनल रिसोर्सेज है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑल रिसोर्सेज विद इन अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो लैंड एरिया जो हमारा हो गया, या फिर हम रेलवे वगैरह की बात करें तो ये सारे हाईवे वगैरह, तो ये सारे नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। ये तो हो गई लैंड एरिया की बात। लेकिन अगर हम लोग वाटर की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो 3 साइड से सीज एंड ओशियन से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, तो ये घिरा हुआ है। तो पानी में कहाँ तक नेशनल रिसोर्सेज होगा हमारा, तो इसके लिए एक रूल बना है 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स एक्चुअली जो ओशियंस होता है वहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो 22.2 किलोमीटर्स जो होता है, ये आपका क्या है, यहाँ तक जो रिसोर्सेज होते हैं, जो ओशियनिक रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी इसमें मिनरल्स होंगे या मैराइन रिसोर्सेज होंगे, फिशरीज वगैरह होंगी, ये सारे क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। तो लैंड एरिया में तो जितने भी रिसोर्सेज है वो तो नेशनल रिसोर्सेज होंगे। एट द सेम टाइम वाटर की अगर बात करें, वाटर बॉडीज में, तो उसमें 12 नॉटिकल माइल तक नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। नॉटिकल माइल से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि अब हम इसको मेजर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर्स में, तो आपका 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर्स होता है, इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स, यानी कि 1 नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर्स होता है। तो वहीं से हमने निकाला कि 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर्स। तो ये आपका कहलाता है नेशनल रिसोर्स में। अब जो नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो इस अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि किसी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर नहीं आते हैं। स्पेशली जो ओशियानिक रिसोर्सेज हैं, जो ओशियन में रिसोर्सेज हैं, वो किसी एक कंट्री के अंदर नहीं आते। वहाँ पे तो बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं की गई हैं। हम लोग लैंड पे बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, पर वहाँ पे बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं की गई हैं। तो उसमें उसके लिए भी एक रूल है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, किसी भी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके बाद के जो रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, तो किसी भी कंट्री का जो लैंड बाउंड्री है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक जो डिस्टेंस होता है, वहाँ तक वो उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। यानी कि वहाँ वो विथ प्रॉपर परमिशन कुछ वहाँ के जो मिनरल्स वगैरह हैं उस पर वो क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। पर उसके बाद का जो एरिया होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है। उस पर कोई भी नेशन अपना क्लेम नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। यानी कि लोग कई सारे देश ने आपस में मिलकर क्या किया है, ग्रुप बनाया है जहाँ पे डिसीजन होता है कि किस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा या कौन कर सकता है। दोज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स आर इंटरनेशनल रिसोर्स।